अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं एक नई कहानी, भीगी तेरे इश्क में। अक्स अक्स की लिखी हुई नावल है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। मैंने भी इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन जब इसको मैंने तमहीद पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह कहानी भी आगे अच्छी होंगी। ये स्टोरी थीम है, रोमांटिक है, लव स्टोरी है, सीक्रेट है, एजेंट पे से, चाइल्डहुड लव पे है। कहानी शुरू करूं इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चले शुरू करते हैं। आज फिर उसका दिल किसी अच्छी सी लड़की के साथ रात गुजारने का था। जब वो हद से ज्यादा परेशान होता था वो रात किसी खूबसूरत लड़की के साथ गुजारता। वो अपने मुकर्ररा वक्त पर अपने फार्म हाउस पर मौजूद था। लहजा बहुत सख्त और चेहरा बेतासीर। हॉल कमरे में रुककर उसने अपने मैनेजर हारिस को पूछा, क्या वो आ गई? जी बॉस, वो कमरे में मौजूद है। क्या तैयार है वो? मुझे किसी भी किस्म की कोई चिक चिक नहीं चाहिए। ताराबाई से पूछ लो। जी बॉस, हारिस सर हिलाकर बाहर निकल गया। हेलो ताराबाई, क्या वो लड़की अपनी मर्जी से आई है? जी जी। क्यों, क्या कोई गड़बड़ कर दी उस खराफा ने? ताराबाई बोलती चली गई। बकवास बंद ताराबाई, जितना पूछा गया है उतना जवाब दो। अगर इस लड़की ने कोई भी गलत हरकत की तो जान से जाएंगी। बॉस बहुत गुस्से में। नहीं करती हारिस जी। ओके करके फोन बंद कर दिया गया। बॉस कहाँ खाएंगे? हारिस ने अदब से खड़े होकर पूछा। बात हो गई क्या? वो अपनी मर्जी से आई है? जी बस, वो अपनी मर्जी से आई है। तो जाओ उसको तैयार करवाओ और उसके बाद तुम सब लोग जा सकते हो। बॉस, वो घर में बार बार कॉल्स आ रही है। बोल दो हम 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं और कोई भी हमें कॉल ना करे। जी बॉस, और वो हाशिम का मामला? उसको बता दो कि उसके पास वक्त कम है। जी बॉस, वो कहकर बाहर निकल गया था। खाने के मेज पर खाना लगा दिया गया था, लेकिन आज उसका दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को। वो अल्फाज उसके कानों में किसी तलवार की तरह लग रहे थे जब उसने शेफ को खाना वापस ले जाने को बोला और बाहर आ गया। बॉस, वो तैयार है। हारिस ने अदब से खड़े होकर कहा। ओके, जाओ तुम सब। जी बॉस। तमाम मुलाजिम जा चुके थे, लेकिन वो खुद अभी बाहर लॉन में बैठा हुआ था। रात के 2 बजे वो मरे मरे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। अंधेरे में उसको किसी की सिसकियां सुनाई दी। वो हैरान हुआ था एक लम्हे के लिए। कमरे की लाइट ऑन की तो हैरत से उसकी आंखें बाहर निकल गई। वो दुल्हन के सुर्ख जोड़े में मलबूस जो भी थी, कॉलिन पर सर सजदे में रखकर रो रही थी। यकीनन वो यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, जबरदस्ती लाई गई थी। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे बचा ले, मैं बदकिरदार नहीं हूँ। उसके कानों में उसके अल्फाज गूंजे थे। वो 2 कदम उससे दूर हटा था और फिर अगले ही लम्हे उसने उसे बालों से पकड़कर सीधा किया था। किसकी इजाजत से तुम यहाँ नमाज पढ़ रही थी? बोलो। वो चीखा था। खौफ से वर्दा की आंखें जोर से बंद कर ली। वो कांप रही थी बुरी तरह से। मैंने पूछा, किसकी इजाजत से तुम नमाज पढ़ रही थी? अब उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी उसके बालों पर। जवाब दो, वरना मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अगले पल वो चिल्ला के पीछे हटा था, क्योंकि उसके हाथ पे शीशे का टुकड़ा मार चुकी थी, जो उसने थोड़ी देर पहले उसके महंगे तरीन शीशे के शोपीस को तोड़कर हाथ में पकड़ा था। और उससे उसका अपना हाथ भी बुरी तरह से कट गया था, लेकिन उसको परवाह नहीं थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम कबीर शाह पे हमला करो? अगले 2 मिनट में उसके हाथ का निशान वर्दा के मुंह पे छप चुका था। फिर 1 2 3 और पता नहीं कितने ही थप्पड़ मारता चला गया और वो खाती चली गई थी। कहाँ अचानक वो बेहोश हो गई कर नीचे गिर गई। ए लड़की उठो! लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। सच में देखो लड़की, मुझे ये ड्रामे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उठो अभी के अभी। लेकिन वरदा को होश होता तो वो उठती। कबीर शाह ने जल्दी से उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे, लेकिन उसको फिर भी कोई होश नहीं आया। भाड़ में जाओ! वो उसे ऐसे ही छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। जख्म गहरा नहीं था, लेकिन लड़की की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। वाह, इतनी जुरात! उसके होठों पे मुस्कुराहट उभरी, लेकिन तंजिया मुस्कुराहट। और फिर दूसरे कमरे में आता उसको बाहों में उठा चुका था। यकीनन तुम्हें होश में लाना पड़ेगा। वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकला। गाड़ी में बैठते चौकीदार को दरवाजा खोलने का हुक्म देते वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था।
बहुत सारे गार्ड घर चले गए। आप इस वक्त चौकीदार ने परेशानी से कहा था, क्योंकि वो जब भी फार्म हाउस पर किसी लड़की के साथ रात गुजारता था, कभी बाहर नहीं जाता था। तो आज उसका यूं अचानक जाना खान बाबा को परेशान कर गया था। बाबा, मैं जल्दी लौट आऊंगा, परेशान नहीं हूँ, वो कह के बाहर निकल गया। शाहजी, आपकी वाइफ का बीपी बहुत लो है, ब्लड भी काफी बह गया है, डॉक्टर ने परेशानी से कहा था। वाइफ? उसके दिमाग में धमाका हुआ था, क्योंकि वो दुल्हन के लिबास में थी। वो इस तरह डॉक्टर के पास पहली दफा किसी को खुद लेकर आया था, इसलिए उसको गलतफहमी हुई थी। डॉक्टर, आपका इनका ट्रीटमेंट करे, जो चाहिए वो मंगवा ले, मुझे ये लड़की जिंदा चाहिए, जितना ब्लड लगाना है लगाइए, लेकिन इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इतना कह के वो रुका नहीं था, बल्कि उसका रुख ताराबाई के कोटे की तरफ था। अरे, ये इस वक्त कौन आ गया? अभी तो आराम करने का वक्त है, हमारा सब हमारे पेशे से वाकिफ, फिर भी जब दिल किया उठाकर आ जाते हैं। ताराबाई मुसलसल बोले जा रही थी, क्योंकि दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। खटाक! ताराबाई जैसे ही दरवाजा खोला, उसने उस गर्दन से पकड़ लिया था। कबीर शाह, आप! ताराबाई से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। तुम्हें कहा था मैंने कि मेरे पास उसको भेजना जो खुद अपनी मर्जी से आए, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। बोल, अब तेरे साथ क्या करूं? वो सुर्ख अंगारा आंखों के साथ इंतहाई गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें बोला था ताराबाई कि मुझे वो लड़की नहीं चाहिए जो खुद अपनी मर्जी से मेरे पास ना आई हो। फिर तुमने क्या सोचकर इसको मेरे पास भेजा था? मैं कबीर, क्या तुम्हें इतना घटिया लगता हूँ कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊंगा? बोल कि अब तेरी क्या सजा है? वो पिस्तौल उसके सर पे रखते हुए चिल्लाया था कि उसके शोर से सब जमा हो गए। शिष्य शाहजी, जिस पे चाहे हाथ रख दे, ये सब आपके गुलाम है। ताराबाई बड़ी मुश्किल से बोली थी। नहीं ताराबाई, मुझे सिर्फ तुम्हारी मौत चाहिए। तुम्हें उसको वहां यूं मुझसे पूछे बगैर नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि वो... माफ कर दे शाहजी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। वो उसके पाँव में गिरी थी, वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन कबीर शाह को फर्क नहीं पड़ता था। इससे पहले कि वो उसे गोली मारता, उसका हाथ ने बुरी तरह से पकड़ा था, और गोली सामने खड़ी सुर्ख जोड़े में मलबूस उस प्यारी सी लड़की को लगी थी, जिसको वो अभी थोड़ी देर पहले बेहोश हॉस्पिटल छोड़कर आया था। वरदा! ताराबाई चिल्लाई थी, और इस एक लम्हे में ताराबाई के लिए ये बहुत अजीज हो गई थी। मार दिया हमारी वरदा को आपने! एक और लड़की रोती हुई उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर रो रही थी। बल्कि सब रो रहे थे, ताराबाई तो बैन डाल रही थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने वरदा का बेजान होता वजूद अपनी बाहों में उठाया और बाहर भागता चला गया। वो वहां रात से घर नहीं आया। कॉल की तो हारिस ने कहा वो 2 दिन के लिए शहर से बाहर है। हिना बेगम ने नफरत से अपने शौहर को देखा तो वो नजरें चुरा गए। क्या जरूरत पड़ी उसको बार बार कॉल करने की? जब आवारागर्दियों से फुर्सत मिल जाएगी तो आ जाएगा, बदमाश आवारा। अम्मा ने एक नजर डालकर मुंह फेर लिया था, जैसे कि वो जानती हो कि आज भी इनका बेटा उनके पोते के लिए कुछ भी नहीं बोल सकेगा। और सच ही था, वो आज भी अपने सगे बेटे के लिए एक लफ्ज नहीं बोला। जलाल, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, नाश्ते के बाद मुझे मिलकर ऑफिस जाना। अम्मा नाश्ता छोड़कर उठकर बोली और कमरे में चली गई, जबकि हिना बेगम एक बार फिर से शुरू हो चुकी थी। हाँ, अम्मा जी को तो ये काम आसान लगता है कि वो जो कुछ मर्जी करता रहे। जब उसके खिलाफ कोई बात करने लगो तो कमरे में बंद हो जाओ। मैं पागल हूँ जो बोल रही हूँ? मुझे तो सब बुरी समझते हैं। सारी जिंदगी इनकी खिदमतें की हैं। मैं जरा अम्मा की बात सुन लूं, जलाल ने उठते हुए कहा, और तेज तेज चलते अम्मा के कमरे के जानिब बढ़ गए। जो अम्मा का नाश्ता ले आओ कमरे में। जलाल ने जाते जाते आवाज लगाई और कमरे में घुस गए। हाँ हाँ, करो बंद कमरों में उस आवारों के लिए हिफाजती इकदामात, और खोज लगाओ कहाँ दफा हो गया है। वो हिना बेगम की जबान अब भी चल रही थी। जलाल, मुझे मेरे बच्चे के बारे में पता करके अभी बताओ कि वो कहाँ है। अम्मा ने सख्त लहजे में कहा और नाश्ता करने लगी। अम्मा, मैं पता करता हूँ, आप परेशान नहीं हो। यही होगा, कहाँ जाना है उसने? होगा अपने आवारा दोस्तों के साथ। जबान को लगाम दो जलाल, अपनी बीवी की जबान मत बोलो, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। अम्मा, आप ही बताएं मैं क्या करूं? ऑफिस जाऊं या इसके पीछे फिरूं? अपनी बीवी की जबान को लगाम डालने के बजाय तुम मेरे बच्चे को कसूर निकाल रहे हो। अम्मा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। जाओ और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। मैं तुम्हारी बीवी की बकवास नहीं सुनना चाहती। अच्छा अम्मा, अल्लाह हाफिज। हम्म। अम्मा ने कहा तो वो बाहर निकल गया, जबकि हिना बेगम ने कहर आलूद निगाहों से जाते जलाल को घूरा और चाय पीने में मसरूफ हो गई।
हारिस, मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम मुझे सीधी तरह बताओ, कहाँ है वो? जलाल शाह का गुस्सा इस वक्त आसमानों से बातें कर रहा था। हाँ, ये और बात थी कि वो कभी भी अपना गुस्सा हिना बेगम को नहीं दिखाते। शाहजी, बॉस किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर है और हमें वापस आने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। हारिस का लहजा नॉर्मल था। ये बकवास किसी और के साथ करना, वो नहीं बताना चाहता तो ना बताए, लेकिन उसको बता देना कि अम्मा के लिए सख्त परेशान है, वो उनकी तबीयत खराबी की वजह बन रहा है, तो आगे जो उसको करना है करे। पहले वो कौन सा मेरी मिल सुनता था। इतना कह के जलाल शाह ने फोन बंद कर दिया। ये लड़की अपने हवास में नहीं थी जब मैं उसे यहाँ छोड़कर गया था, तो ये इतने जल्दी मेरे पीछे कैसे आ गई? डॉक्टर की मेज के सामने वो दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसा के बड़े गौर से उसको देख रहा था, जबकि डॉक्टर परेशान ही थी। कभी दाएं देखती तो कभी बाएं। मैंने खुद कुछ पूछा है? उसका जवाब वो डॉक्टर ने खड़े होते हुए जोर से दोनों हाथों को मेज पर मारा तो डॉक्टर की चीख निकल गई। इसका इंतहाई कीमती रिवॉल्वर डॉक्टर के सर पे था, जिसके चलने पर यकीनन कोई आवाज पैदा नहीं होती थी। वो ठीक थी, बस खौफ से बेहोश हो चुकी थी। लेकिन मैंने जब उसको चेक किया तो वो परेशान थी। उसने मुझसे मदद मांगी थी कि उसकी इज्जत को खतरा है, तो मैंने बस उसकी मदद की थी। मेरा इरादा उसे रात रखने का था ताकि वो सुबह चली जाती, जबकि उसने कहा कि सुबह तो हो चुकी है, क्योंकि सुबह के 4 बज चुके थे और आपके जाने के फौरन बाद वो भी चली गई। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद आप उसे खून में लथपथ वापस ले आए। डॉक्टर, मैं इसकी सजा तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए, हर कीमत पे। बहुत कीमती है, तुम्हारी जिंदगी की कोई औकात नहीं है इसके आगे, समझी? वो इंतहाई सख्त लहजे में कहते बाहर निकल गया था। बॉस, अम्मा परेशान है, हारिस ने उसके बाहर निकलते ही बताया। क्यों, घर बताया नहीं था कि हम कहाँ हैं? जानता हूँ अम्मा को कभी भी मेरी बात का यकीन नहीं होता। वो मुस्कुराया था। चलते हैं घर, तुम यहाँ रुको और उस डॉक्टर पे नजर रखना, क्योंकि ये इतनी सीधी नहीं है। और मेरी मीटिंग अरेंज कर दो सरमद आगा के साथ। उसको बता देना कि हमारा वकूफ वाजह है, तो मुझे ज्यादा दलीलें देने की कोशिश नहीं ना करे। जी बॉस। अम्मा, अम्मा, वो अपने मामूल के मुताबिक दरवाजे से ही अम्मा को आवाज देना शुरू हो चुका था। दिन के 2 बजे का वक्त था और जलाल भी खाने के लिए मौजूद था। आ गया मेरा बच्चा? अम्मा ने खड़े होते मुस्कुरा कर कहा था, जबकि जलाल बिल्कुल लाताल्लुक बने खाना खाते रहे थे, जबकि हिना बेगम ने नफरत से भरपूर नजर उस पर डालकर मुंह फेर लिया, जबकि वो हमेशा से करती आई थी। उसको हमेशा उसकी इस नजर से दुख होता था, लेकिन आज उसे दुख नहीं हुआ था, बल्कि जवाबन उसने एक कहर से भरपूर नजर उस पर डाली थी, जबकि वो फौरन नजरें चुरा गई थी। अम्मा, मुझे बहुत जरूरी काम के सिलसिले में 2 हफ्ते के लिए जाना है, मुझे इजाजत दे, और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो कबीर? अम्मा फिक्र से पूछ रही थी। अम्मा जी, आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगा? अब तो आदत हो गई है मुझे उस औरत की ऐसी बातें सुनने की। उसने अम्मा के दिल का डर निकाल दिया था। जल्दी जल्दी वापस आने की कोशिश करना। उसके माथे पे बोसा देते उन्होंने उसे इजाजत दे दी थी। वो इनसे मिलकर बाहर निकल रहा था जब उसका सामना हिना बेगम से हो गया था, या फिर वो उसी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। आवारा लोगों के भी अपने ही मजे, खाया पिया और बदमाश आवारा कुत्तों की तरह इधर उधर मुंह मारा और सो गए। वो जाते जाते रुका था, फिर मुड़कर उसने हिना बेगम की गर्दन को पकड़कर दीवार के साथ लगाया था। वो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, तो चीख उसके मुंह से निकल गई। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, हिना बेगम तो डर गई। उसने सरगोशी के अंदाज में कहा था, छोड़ो मुझे। आज पहली दफा था कि हिना बेगम को कबीर से खौफ महसूस हुआ था। बहुत जल्द हिना बेगम, मेरी और तुम्हारी एक हसीन मुलाकात होने वाली है, तो तैयार रहना, क्योंकि अब ये आवारा कुत्ता काटने भी लगा है, क्योंकि अब मैं कबीर शाह हूँ। तो आइंदा जबान संभाल कर बात करना। इतना कह के वो रुका नहीं था, जबकि हिना बेगम की खांसी की आवाज से बाहर तक आई थी, जबकि अम्मा हैरान सी कमरे में चली गई थी। आओ आओ कबीर शाह, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, सरमद ने खड़े होते हुए उससे कहा। बिल्कुल, मैं भी तो तुमसे मिलना चाहता था कबीर शाह, हम यकीनन मिलकर बहुत सारा काम कर सकते हैं। एक गहरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई थी। सरमत आगा, मैं शराकतदारी का कायल नहीं हूँ, लेकिन मुझे यकीन है
मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने में बहुत मजा आएगा। यकीनन, सरमद आगा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर डील डन की थी और वो फौरन बाहर निकल गया था। बॉस किधर जाएंगे? हारिस ने पूछा। मुझे फार्म हाउस छोड़कर तुम अस्पताल चले जाना। क्या कोई खबर आई उस लड़की की? जी बॉस, ऑपरेशन हो चुका है, कामयाब रहा है, लेकिन होश नहीं आया। अभी शाम तक होश आया जाएगा। ताराबाई के कोटे पर चलो, उसने हुक्म दिया। बॉस, इस वक्त? जो कहा है वो करो। हारिस इसके गुस्से को देखते हुए जी बॉस कह के खामोश हो गया था। उसकी आंख खुली तो नजर छत पर गई। सफेद छत किसकी है और वो कहाँ है? कुछ समझ नहीं आया था। हाथ और पाँव हिला नहीं पा रही थी। यकीनन वो मर चुकी है, लेकिन कब्र में रोशनी और बेड नहीं होता तो क्या मैं जन्नत पे हूँ? एक सोच उसके दिमाग में आई थी, यहाँ पर तो अब्बा भी होंगे। एक और सोच जहन में आई थी, लेकिन वो कैसे मरी थी, उसकी मौत कैसे हुई? सोचने पर उसे गुज़िश्ता रात होने वाले तमाम वाकयात याद आ चुके थे। हाँ, मेरी मौत गोली लगने की वजह से हुई थी, याद आ गया। अगर मैं मर चुकी हूँ तो फरिश्ते कहाँ हैं? आए क्यों नहीं अभी तक हिसाब किताब करने? उसने फरिश्तों की तलाश में सर को घुमाकर इधर उधर देखा तो उसको यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने उसका कातिल बैठा हुआ है, जो बड़ी दिलचस्पी से उसकी हरकत और सकनात का जायजा ले रहा है। तो क्या मैं दोजख में हूँ? क्योंकि ये शख्स तो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, जैसे इसकी करतूत है। लेकिन प्यारे अल्लाह पाक, मैंने तो कभी भी कुछ गलत नहीं किया, तो मुझे क्यों दोजख में डाला? आंसू बहने लगे थे जब दरवाजा खुला और कल वाली डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है आप? उसने बेयकीनी से डॉक्टर को देखा। क्या डॉक्टर भी दोजख में? आप मेरे साथ क्यों हैं डॉक्टर? आपको किसने कत्ल किया है? यकीनन यही शख्स आपका भी कातिल है, लेकिन आप दोजख में क्या कर रही है? आप तो बहुत अच्छी हैं। मिस वर्दा, क्या आप ठीक है? और आप ये कैसी बातें कर रही है? लगता है आप अभी तक इंजेक्शन के जेर असर है। क्या मैं जिंदा हूँ? उसके अगले सवाल पर डॉक्टर वाकई परेशान हुई थी, जबकि उसका जवाब देने के लिए वो खुद उठकर उसके बेड के पास आ गया था। मोहतरमा, आप फौत नहीं हुई और ना ही मेरा आपके साथ दोजख में जाने का कोई इरादा है। वहां आप अकेली जाइएगा, मैं अभी भी और जीना चाहता हूँ। इसका लहजा रात से काफी मुख्तलिफ था, जबकि डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करने लगी थी। वरदा, आप ठीक है? कहीं पेन तो नहीं हो रहा? और कोई प्रॉब्लम? डॉक्टर ने प्यार से पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया, क्योंकि उसका जिस्म अभी भी बेजान था। वो अभी भी उसकी तरफ हैरानगी से देख रही थी। वो क्यों था उसके पास? ओ, वेलकम बैक लिटिल ब्रेव गर्ल। उसने उसके कान के करीब सरगोशी की। वो अजीब गरीब तरीके से मुस्कुराया था। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ डॉक्टर। वर्दा ने डॉक्टर को मतवज्जा किया था। ओ लिटिल गर्ल, तुम मुझसे डर रही हो? वो फिर से बोला। वर्दा ने उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया था। नहीं मिस वर्दा, आप अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। आपको 2 हफ्ते तक कहीं नहीं जाना। डॉक्टर ने उसके सर पर बम फोड़ा था। नहीं डॉक्टर, मैं यहाँ इतने दिन नहीं रुक सकती, मुझे वापस जाना है। सॉरी मिस वर्दा, मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कह के वो बाहर निकल गई, जबकि वो फिर से उसके पास आ खड़ा हुआ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी भूल है लिटिल गर्ल कि तुम यहाँ से जा सकती हो। अब ये नामुमकिन है, जब तक मैं नहीं इजाजत दे देता तुम कहीं नहीं जा सकती। ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो तो बेहतर है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, जा सकते हो तुम यहाँ से। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। बिल्कुल ठीक कहा, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी है। वरदा उसकी कोई भी बात समझे बगैर मुंह मोड़कर आंखें बंद कर चुकी थी, क्योंकि वो उसके मुंह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहती थी। तीसरे दिन, उठो तुम्हें खाना खाना है, एक नर्स ने उसे बिठाते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है, उसने नॉर्मल से अंदाज में कहा। भूख नहीं है तो भी खा लो। हम नहीं चाहते वो यहाँ किसी भी किस्म का कोई तमाशा करे। हमारी डॉक्टर पहले ही बहुत परेशान है, जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। जो शख्स तुम्हें यहाँ लेकर आया वो इंतहाई बुरा इंसान है। किसी को मारना उसके लिए बिल्कुल भी बेमायनी के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, बहुत बड़ा बदमाश भी है। यहाँ पहले कभी नहीं आया किसी लड़की को लेकर। तुम पहली हो, वरना तो वो अपना काम करने के बाद उसे वापस फेंक देता है। पता नहीं तुम पे क्यों मेहरबान है। तुम ये सब कैसे जानती हो? मैं क्या, पूरा हॉस्पिटल जानता है इसके कारनामे। तुम क्या कहना चाहती हो सिस्टर? यहीं के जहां तुम इस वक्त मौजूद हो, ये एक ऐसा ही हॉस्पिटल है जहां तमाम नाजायज काम जायज तरीके से किए जाते हैं। वो मुकम्मल तुम्हारा पहरा दे रहा है। जिस औरत के जरिए तुम उस तक पहुंची हो वो भी एक मशहूर बदनाम जमाना तवाइफ है। और कुछ पूछना चाहती हो? तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि तुम फंस गई हो, और बहुत बुरी तरह से। इस शख्स के चुंगल से निकलना बहुत मुश्किल है।
इस्तेमाल करता है, फेंक देता है, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं जाने दे रहा है। तुम अब बिल्कुल ठीक हो, घर जा सकती हो। तुम्हारा जख्म भी बहुत बेहतर, बस कुछ दिन तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होने दे रहा है। जल्दी खाना खत्म करो वरना उसे शक हो जाएगा, नर्स ने कहा। बस मैं बहुत खा चुकी, ले जाओ और प्लीज दरवाजा जोर से बंद कर देना। ओके, जैसा तुम कहो, नर्स कहकर बाहर चली गई, जबकि उसके दिमाग में अजीब और गरीब से ख्यालात आने लगे थे। थोड़ी सी देर के बाद वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वाह लिटिल गर्ल, आज तुम काफी फ्रेश लग रही हो, लेकिन क्या है ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई केयर टेकर नहीं है। घर पर सारे मर्द है, तो तुम्हें कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। जब तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तो हम घर चलेंगे। उसके गाल को थपथपा कर कहा, जरा सा ऊपर हुई। इरादा दो टुक बात करने का था। क्या चाहते हो तुम, मुझे एक ही दफा बता दो, गुस्से से बोली। मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी अपने होने वाली बीवी के। उसने उसके जबड़े को पकड़ते चबा चबा कर कहा, छोड़ो मुझे। वो अब भी गुस्से से ही बोल रही थी। आज ही तुम्हें ये बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ, राइट? उसका अंदाज उसे डराने के लिए काफी था, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। आराम करो, थोड़ी देर में तुम्हें कोई मिलने आ रहा है। मैं चाहता हूँ वो तुम्हें अपने हाथों से रुखसत करे। एक मकरूह मुस्कुराहट सजाए वो बाहर निकल गया, जबकि वो वाकई डर चुकी थी। वो इससे शादी तो कभी भी नहीं कर सकती थी। वो एक आवारा बदमाश के साथ निकाह नहीं, मैं ये नहीं निकाह होने दूंगी। मिस वर्दा, इन्हें आपको आज ऑपरेशन थिएटर लेकर जाना है। आपके स्टेज खोल खोल दिए जाएंगे आज, और अब आपको रोजाना पहले से ज्यादा वॉक की जरूरत होगी। अब आप बीमार नहीं हो, मुस्कुराते हुए बोली। प्लीज मेरी मदद करो, वरदा ने उसका हाथ पकड़ कर कहा। खुद को कंट्रोल करो, मैं उसकी नजर है हम पे। हाथ पीछे हटाओ। वरदा थोड़ी रिलैक्स हुई। नर्स निम्रा ने कहा, मेरा नाम निम्रा है, तुम मुझे नाम से बुला सकती हो। अब मुझे आराम से बताओ, हुआ क्या है? वो मुझसे शादी करने वाला है। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो, मैं इस घटिया इंसान से शादी नहीं कर सकती। निम्रा इसकी बात सुनकर परेशान हुई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद बोली, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें बहुत होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि उसके हाथ बहुत लंबे हैं। यकीनन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। हम तुम्हें ऑपरेशन थिएटर लेके जाएंगे, लेकिन तुम्हें बहुत शोर करना होगा। मजबूरन हम तुम्हें बेहोश करने का फैसला करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ मैं और एक वार्ड बॉय होगा, उसको मैं डॉक्टर को बुलाने भेजूंगी, और इस वक्त तुम मुझे वो इंजेक्शन लगाकर पीछे के दरवाजे से निकल जाना। लेकिन याद से, चौकीदार से लेके कुकिंग गनमैन लेकर पार्किंग गनमैन तक सब उसके आदमी है, और साथ ही साथ सामने जो ढाबा है वो भी उसी का आदमी है। तो सोच लो, बच सकती हो? वरदा कुछ देर सोचने के बाद बोली, हाँ मैं एक दफा खुद को बचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम मेरी खातिर खुद को मुश्किल में क्यों डाल रही हो? लंबी कहानी है वरदा, कभी जिंदगी में दोबारा मुलाकात हुई तो जरूर बताऊंगी, और अगर मर गई तो सुकून होगा, किसी मासूम की मदद करके जिंदगी में कोई तो अच्छा काम किया। खुद को काबू में रखना, तुम आराम से चल सकती हो। दौड़ने की कोशिश मत करना वरना जख्म खराब हो जाएगा। और 2-4 दिन के बाद उस डॉक्टर के पास चली जाना, अगर बच गई तो। वो आसानी से तुम्हें फरार होने नहीं देगा, लिहाजा 10 आंखें और 10 कान खुले रखना, समझी? वो हाँ मैं समझ गई। तो चलो तैयार हो जाओ। एक नर्सिंग ड्रेस और दूसरा मेरा सूट जो मैं सुबह पहन कर आई थी, वो सामने एक पैकेट में होंगे, तो वो साथ लेती जाना। और दूसरा कुछ रकम रखी होंगी, वो तुम्हारे काम आएंगी। मुझे नहीं मालूम हम दोबारा मिल सकेंगे या नहीं, लेकिन निम्रा ये सब तुम्हारा कर्ज है मुझ पर। दो आंसू गिरे थे जिन्हें उसने साफ कर दिया था। एक तो इस घर में कभी भी कोई इंसान आबाद नहीं हो सकता, जानवर इकट्ठे किए हुए सबके सब। हिना बेगम की तकरीर फिर से शुरू हो चुकी थी, और इस दफा अम्मा का इरादा अपने कमरे में बंद होने का नहीं था। वो आराम से आकर कुर्सी पे सोफे पे बैठ गई, जिसके कवर को ठीक करते हिना बेगम चिल्ला रही थी, खैर है अम्मा, आपको नजर नहीं आ रहा मैं इसके कवर को ठीक कर रही हूँ, और आप ऊपर बैठ गई? तो करो ठीक, मैंने कब मना किया है? या पहले कब तुम मेरी इजाजत से सब काम करती हो? असल बकवास करो जो करना चाहती हो। यूं सोफे के कवर के बहाने चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ए बुढ़िया, क्या सटिया गई है? हिना बेगम का लहजा बहुत ही हिकारत आमेज था। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम मेरी बहू। बकवास बंद कर बुढ़िया, आज तक जो तुझे इस घर में पनाह दी और उस हराम की औलाद को पाला, उसका नतीजा दे रही है।
पनाह तो तुझे दी थी हमने, गंदी औरत, गंदे गंद के ढेर से उठाकर लाया था मेरा बेटा तुझे, और तुम हमें ही बुरा कह रही हो। उसका हाथ उठा, हवा में बुलंद हुआ था, लेकिन अब सख्त गिरफ्त में था। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम अम्मा पर हाथ उठाओ, तुमने ये जुर्रत भी कैसे की? जलाल गुस्से से चिल्लाया तो आज पहली दफा हिना बेगम को जलाल से खौफ महसूस हुआ, क्योंकि आज तक वो कभी भी इस तरह से उसके सामने नहीं बोला था। लेकिन जल्द ही उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। वो वाकई शातिर थी। अपनी आवाज नीची रखो जलाल शाह, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्या करूंगी बोलो? वो फिर से चीखा था। अम्मा आराम से सोफे पर बैठी ये तमाशा देख रही थी, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वैसा ही हो रहा था। जलाल, मैं कल सुबह नवाब शाह के लिए निकल जाऊंगी, कह के वो कमरे में चली गई, जबकि वो हिना बेगम को घसीटते हुए ऊपर ले गया, क्योंकि अम्मा का इशारा वो समझ चुका था कि जो भी करना है कमरे में जाके करो। आज वो वाकई मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज पहली बार उन्होंने अपने पोते के लिए पहला कदम उठाया था, जो बिल्कुल ठीक था। नहीं, मुझे नहीं खोलने ये टाके, वो बुरी तरह से चीख रही थी और शदीद खौफ का शिकार थी। उसकी चीखें से बाहर तक सुनाई दे रही थी। शाह सर, मिस वर्दा बहुत ज्यादा डरी हुई है, हमें उनको बेहोश करना होगा। वो बिल्कुल ठीक है लड़की, फिर उसे बेहोश करने की क्या जरूरत है? वो मशकूक अंदाज में बोला था। आप अंदर आकर देख ले उन्हें। इस वक्त निम्रा को जो ठीक लगा उसने कह दिया। वो फौरन से अंदर दाखिल हुआ, जहां वो बुरी तरह से आंखें बंद करके चिल्ला रही थी, कांप रही थी। उसकी हालत वाकई ठीक नहीं लग रही थी। वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन निम्रा ने फौरन उसे कहा, शाह सर, वो ठीक नहीं है। तो वो इजाजत देता बाहर निकल गया। निम्रा ने शुक्र का सांस लिया और एक इशारा वर्दा को किया, जो सब समझ चुकी थी। रिजवान, जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मैं इंजेक्शन रेडी करूं तब तक। वर्दा अभी भी मुसलसल चिल्ला रही थी। अगले ही लम्हे वर्दा इंजेक्शन से छीन कर नम्रा को लगा चुकी थी। जल्दी जल्दी उसने नर्सिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म तलाश की और बाहर भागी। यकीनन उसकी अदाकारी कमाल की थी, कोई भी निम्रा पे शक नहीं करेगा। बाहर निकलकर उसने ओवरकोट पहन लिया और उस पर प्रॉपर यूनिफॉर्म के लिए स्टाफ की वॉशरूम्स की तरफ गई थी। उस वक्त कम था, 2 से 3 मिनट में वो आराम से चलती बाहर की तरफ जा रही थी, जहां से आम आदमी का गुजरना मना था। चौकीदार आराम से बैठकर कुछ खा रहा था, शायद रात का खाना। वो आराम से गुजर गई, और अजीब अजीब इत्तेफाक था कि ढाबे वाला कुछ कर रहा था नीचे बैठकर। वो सीधी उस सिमत गई जहां उसको निम्रा ने बताया था, और अंधेरे में होती हुई तेज रफ्तारी से चलने लगी थी। जल्द ही वो उस जगह पर थी जहां वो आराम से छुप सकती थी। अभी वो थोड़ा पीछे ही थी जब उसे हॉस्पिटल का अमला इधर उधर भागता नजर आ गया था। उसके भागने की खबर कबीर शाह को मिल गई थी। वो खौफजदा नहीं थी, लेकिन अब उसे घबराहट हो रही थी। वो हल्का हल्का कांप रही थी, शायद डर से। वो वहीं छुप गई थी, क्योंकि उसको हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था, और वो यहाँ से सब कुछ देख सकती थी। वो वहीं बैठ गई थी। आह, मैं चल नहीं सकती, उसने खुद कलामी की। लेकिन वो ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकती थी, तो उसने उठना चाहा, लेकिन कुछ लोगों को इस तरफ आता देखकर वो दोबारा से छुप गई। उसने झाड़ियों की ओर से देखा तो कबीर शाह मेन गेट पे खड़ा चिल्ला रहा था। वो 2-4 लोग उसकी तरफ आ रहे थे। चटाक थप्पड़ पड़ा था हिना बेगम के चेहरे पे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? वो चिल्लाई। हाँ, मारा मैंने तुम्हें थप्पड़, जलाल शाह चिल्लाया। चटाक से दूसरा थप्पड़ पड़ा था दूसरे गाल पर। ये थप्पड़ मैं तुम्हें पहले मार देता तो मुझे आज इतना पछतावा नहीं होता। हिना बेगम, तुम गंदी नाली का कीड़ा थी, मैंने तुम्हें मालकिन बना दिया। सारी जिंदगी तुम्हारे सामने दूसरी बात नहीं की। जो तुमने कहा मैंने चुपचाप वही किया। आज तक मैंने अपने बेटे से अपने खून, अपनी जान को सीने से नहीं लगा सका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो गुस्से से दहाड़ा। इसका इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगा सकते जलाल, ये तुम्हारी कमजोरी थी, और तुम्हारा बेटा आवारा है, बदमाश है। बस हिना बेगम, बस। आइंदा अगर मेरे बेटे के बारे में कोई भी बकवास की तो जान से मार दूंगा। जलाल शाह ने हिना की गर्दन दबोचते हुए कहा। आज तो वाकई हिना बेगम के तोते उड़ गए थे, क्योंकि ये रूप तो वो पहली दफा देख रही थी। आज तक वो बस बस उसको बुजदिल शख्सी समझती रही। जलाल, हिना बेगम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे। और अगले लम्हे वो खुद को छुड़वा कर बाहर भाग गई थी, जबकि जलाल आराम से सोफे पर बैठ गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब हिना बेगम का सहारा कौन सी बाहें और किसकी आगोश होंगी। फिर चंद मिनट के बाद वो भी बाहर निकल गए थे।
मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए हारिस, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको बहुत सख्त चोट लगी है, उसका जख्म अभी कच्चा है। उसे ढूंढो हर जगह, सीसीटीवी कैमरे को बार बार चेक करो। वो ज्यादा दूर नहीं गई है, रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे तक सब कुछ चेक करो हारिस, सब कुछ। वो गुस्से से पागल हो रहा था। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है खुद से भी और तुमसे भी। वो सोफे पे गिरने के से अंदाज में बैठ गया था। नहीं नहीं, ये सब क्यों आ रहे? वो डरते डरते खुद से बोल रही थी, मुझे यहाँ से जाना होगा लेकिन ये तो करीब आ रहे। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, वो दिल से दुआ मांग रही थी। अभी वो कुछ फासले पर थे कि कबीर शाह गुस्से से चीखा, दूसरी तरफ जाओ जाहिलो, तो वो जल्दी से दूसरी तरफ भाग गए। उसने शुक्र अदा किया, वहीं पे दुबक कर बैठी रही। थोड़ी देर के बाद सब गाड़ियों में सवार होकर बड़ी सड़क पे निकल गए। वो आराम से पिछली तरफ जाने लगी। निम्रा ने उसे काफी सारा रास्ता समझा दिया था। अभी वो अंधेरे में ही थी, उसे एक रिक्शा दिखाई दिया। वो आराम से चलती उस तक पहुंची, लेकिन उसके बात करने से पहले ही वो लोग उस तरफ आ रहे थे। उनकी गाड़ियों की हेडलाइंस दूर से ही नजर आ रही थी। वो जल्दी से चलती भागने लगी थी। शायद तकलीफ में वो रुकी नहीं थी, चलती रही। अब वो तकरीबन बातारी गलियों में थी, तो उसने थोड़ी देर रुक कर सांस लिया। उसके जख्म से खून आने लगा था। अब उसे सांस आने में भी तकलीफ होने लगी थी। जब एक और रिक्शा दिखाई दिया, उसने ड्राइवर को जल्दी से जाने का बोला, और साथ ही ये भी कहा कि वो गलियों में से ही जाए और किसी पिछली सड़क पर निकले। तो उसे ड्राइवर ने 1000 रुपए किराए के एवज हामी भर ली। रिक्शा गलियों से होते हुए पिछली मेन सड़क पर निकला तो उसे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन वो अभी भी उनकी पहुंच से दूर नहीं हुई थी। बीबी कहाँ उतारूं? भाई, यहाँ करीब कोई बस का अड्डा है तो उधर उतार दे। नहीं बीबी, यहाँ कोई अभी अड्डा नहीं, वो तो दूसरी तरफ है, आप मुझे पहले बताती कि लारी अड्डे जाना है। वो खफा हुआ था। अच्छा, किसी ऐसी सड़क पर उतार दे जहां से बसें गुजरती हो। उसने परेशानी से कहा, बेबी आप अकेली, इस वक्त रात हो गई है, वो सड़क महफूज नहीं है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो जाती तो कहाँ जाती? उसने हिम्मत की और बोली, भाई ले चलो, इधर जो भी बस मिली उसमें बिठा देना, मेहरबानी होगी। रिक्शा वाले ने उसे मशकूक नजरों से देखा, लेकिन बोला कुछ नहीं और चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। काफी देर के बाद वो उसे बाहर सड़क पर ले आया, उसको रिक्शे पे ही बैठने को कहा। करीब 15 मिनट के बाद उसे एक बस नजर आई। उसने हाथ के इशारा देकर रोका और वर्दा से बोला, बेबी चलो जाओ, बस आ गई है। वर्दा चुपचाप रिक्शे से उतरी, उसको शुक्रिया अदा किया और बस में सवार हो गई, एक अनजाने रास्ते पर जिसकी मंजिल उसे मालूम नहीं थी। उसने साथ बैठी औरत से पूछा, बस किस तरफ जा रही है? तो उसने अजीब नजरों से वर्दा को देखा और बोली, नवाब शाह। बस कुछ देर ही गई थी कि एक शख्स और अंदर आकर बैठ गया। वर्दा के सामने वाली सीट पर था। उसे मुसलसल घूर रहा था और तकलीफ की वजह से बहुत बेचैन थी। ऊपर से इस शख्स का घूरना उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो दिल किया जाकर वो 2 थप्पड़ लगा कर आए, फिर ये सोचकर खामोश हो गई, पहले ही कबीर शाह चुप रही है, इसको थप्पड़ मारकर इसको भी दुश्मन बना लूंगी, बेहतर है खामोश रहूं। उसने मुंह को अच्छे से कवर किया और मुंह दूसरी तरफ करके बैठ गई। रास्ता लंबा था तो जल्दी से ही नींद आ गई। अम्मा, आज कुछ दिन के बाद चली जाती, जलाल शाह ने सामान गाड़ी में रखते हुए कहा। वो अम्मा का बैग हमेशा खुद गाड़ी में रखता था। जलाल, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। कल जो कुछ हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिना बीवी है तुम्हारी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो कबीर के बारे में कुछ गलत नहीं बोले। जब वो उसे बुरा भला बोलती है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? उन्होंने जलाल की तरफ देखा। जी अजय अम्मा, आप परेशान नहीं हो, वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। फिर वो जलाल से मिलकर गाड़ी में सवार हुई और अपने रास्ते पर निकल गई। हिना बेगम बेड पर मुंह फुलाए बैठी थी जब जलाल शाह उसके पास आकर बैठे और उसका हाथ पकड़ना चाहा, जिसे हिना बेगम ने झटक दिया और गुस्से से चीखी, मुझसे दूर रहो जलाल शाह, आज तुमने वो कर दिया जो मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी अपनी माँ के लिए और उस आवारा बेटे के लिए। आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मैं देखती तुम कैसे मुझ पर हाथ उठाते। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माँ के बेटे ने तुम्हें देखा। अब जलाल शाह बोल पड़ा था। उसको हिना बेगम पे बेहद गुस्सा था, लेकिन फिर भी वो उसे मनाने के लिए आया था। लेकिन अभी तक हिना बेगम का दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ था, तो वो उठकर बाहर निकल गया। वर्दा तकलीफ की वजह से बहुत बेचैन थी, बार बार साइड बदल रही थी, लेकिन एक चीज जो वो नोट कर रही थी वो ये थी कि उसकी सामने वाली सीट पर आकर बैठने वाला बंदा मशकूक सा है।
اس کی آنکھیں عجیب سی ہے۔ پہلے پہل تو وردا کو لگا یہ اس کا وہم ہے، لیکن پھر غور کرنے پر اسے یقین ہو گیا کہ وہ شخص مسلسل اسے گھور رہا ہے۔ وردا نے آنکھیں زور سے بند کر لی کہ شاید وہ اسے اکیلا سمجھ کر اس طرح گھور رہا ہے تو وہ اپنا دھیان ادھر ادھر کر لے، خود ہی باز آ جائے گا، کیونکہ ابھی وہ کسی سے بھی جھگڑا مول نہیں لے سکتی تھی۔ پہلا جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اس سے تو جان چھڑا لیتی تھی، اس لیے اس نے کافی دیر آنکھیں بند ہی رکھی، لیکن کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ شخص اس کے لیے اس بس میں سوار ہوا ہے، اس کی جاسوسی کر رہا ہو۔ پھر اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ وہ راستے میں ہی ساتھ والی عورت کے ہمراہ بس سے اتر گئی، وہ اس شخص سے دور ہو جائے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، اس کی چھٹی ہنس بار بار اسے غلط ہونے کا احساس دلا رہی تھی، اس لیے اس نے اتر جانا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ یہ کوئی گاؤں لگ رہا تھا جہاں دوسری عورتیں اتری تھی۔ رات گہری تھی، ایک دفعہ تو وہ لرز کر رہ گئی، اس نے غلطی کر دی یہاں راستے میں اترنے والی، اسے جلد بازی سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ کہیں اور پھنس گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کا نام لے کے وہ ان عورتوں کے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگی، لیکن تکلیف کے بعد وہ زیادہ نہیں چل سکتی تھی، تو وہیں ایک طرف وہ بیٹھ گئی۔ راستہ کچا اور دشوار ہونے کے بعد وہ شدید درد میں مبتلا ہو چکی تھی، آنسو گرے تھے لیکن اس نے بے دردی سے رگڑ کر صاف کر دیے۔ مزاج بالکل نہیں ہو سکتے لیکن سخت چٹان جیسا بننا ہوگا، وہ بن گئی تھی سخت جان، اسے رات کے اندھیرے سے خوف نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے کچھ دیر بیٹھنے کے چکر میں عورتیں کہیں دور نکل گئی تھی جو اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہاں گئی؟ وردا نے آرام سے اٹھ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور پھر اسی راستے پہ چلنے لگی۔ رات گہرا اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، بس اندازے سے ہی چل رہی تھی، لیکن یہ اندازہ زیادہ دیر درست ثابت نہیں ہو سکا۔ ایک غلط پاؤں رکھنے پر دھڑام سے کھائی میں جا گری، تکلیف سے سوا ہوئی تو ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔